सर, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में गांधी जी के बारे में बताया था और में केवल तथ्यात्मक जानकारी थी। क्लास में गांधी जी के बारे में ही बताएंगे आपको और तथ्यात्मक के बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे गांधी जी का जो दर्शन है वो। तो पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं कि गांधी जी किस किस से प्रभावित थे। पिछली क्लास में तथ्यात्मक जानकारी थी केवल। तो आज हम देखेंगे कि गांधी जी जो है आपका रस्किन जॉन रस्किन जो है आपका, उसमें मैंने बताया था अनटू दी लास्ट, अनटू दी लास्ट में जो है आपका जो फिजिकल लेबर है के बारे में बताया गया है, शारीरिक श्रम। और इसकी जो गरिमा है का वर्णन है, शारीरिक श्रम की गरिमा का वर्णन। होता क्या है हमारे देश में, जैसे आज वर्तमान में देखते हैं, हमने काम को जो है आपका बांट लिया है कि भाई काम जो है हमारा बांटा हुआ है। मतलब काम को हमने किस आधार पर बांटा है कि छोटा है या बड़ा है। तो जैसे हम कहते हैं कि रिक्शा वाला, उसके काम को हम हीनता की दृष्टि से देखते हैं। इसी कारण क्या हुआ है, जब हम काम को हीनता की दृष्टि से देखते हैं तो हम काम सीखते भी नहीं हैं। और गांधी जी इस गरिमा के माध्यम से भारत में आत्मनिर्भरता लाना चाहते थे, आत्मनिर्भरता। और उसमें बेसिकली जो है ग्राम स्वराज, उसके माध्यम से वो पाना चाहते थे। कैसे? जब एक व्यक्ति अपने काम खुद करेगा तो आत्मनिर्भर होगा। आज हमारे घर में कोई भी काम, इवन की बिजली का कोई स्विच खराब हो गया, इलेक्ट्रीशियन के पास जाएंगे, वहाँ हमारा बहुत सारा पैसा जा रहा है। पाइप खराब हो गया पानी वाला, प्लम्बर के पास भागेंगे। जूते खराब हो गए, कोबलर के पास भागेंगे। तो हम क्या हैं? आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम पर निर्भर हैं, दूसरे पर निर्भर हैं। और इसका कारण क्या है? हमने काम को छोटा और बड़ा मान लिया। जो लेबर है उसकी गरिमा को हमने पहचाना ही नहीं, मतलब काम की महत्ता को जाना ही नहीं। इसके कारण हम जो है पर निर्भर हो गए, आत्मनिर्भर की बजाय पर निर्भर। इसलिए आप देखते हैं कि हम जब हाथ का काम सीख नहीं पाए तो भारत दिन प्रतिदिन जो है आपका क्या हो गया, वैश्विक अर्थव्यवस्था में पिछड़ता चला गया। मुगल काल में आपका संसार का लगभग 1/4 जीडीपी आपका हम पैदा करते थे। और आज जो है हम कहाँ स्थिति है हमारी? बहुत पिछड़े हुए देशों में अर्थव्यवस्था के मामले में। अभी 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की बातें की जा रही हैं, वो अलग है, बट वो बातें तब साकार होंगी जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लघु इकाइयाँ ज़्यादा लगेंगी, केवल अडानी की इकाइयाँ नहीं कि अडानी की इकाई लग गई बाकी सब साफ हो गया। वर्तमान सरकार तो यही कर रही है, हम दो हमारा लगता एक ही है। तो आत्मनिर्भरता, अब हम परनिर्भर हो गए हैं। जब हम परनिर्भर हैं तो आत्मनिर्भर कैसे होंगे? इसके लिए हमें श्रम की गरिमा का ख्याल रखना होगा। हम कोई काम को छोटा बड़ा ना माने। तभी हम कब मानेंगे? जब हम खुद वो काम करेंगे, खुद से अपना काम करेंगे। तो गांधी जी यही काम कह रहे हैं। और इसलिए गांधी जी शिक्षा में क्या कहते हैं? शिक्षा में कहते हैं कि भाई हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाएगी, ताकि हम उस श्रम लेबर की जो गरिमा है उस महत्व को जाने। क्लियर? इस श्रम की जो गरिमा है वो आपका क्या रोल प्ले कर रही है? माफी चाहूँगा। तो श्रम की जो गरिमा है वो क्या रोल प्ले कर रही है? क्लियर हुआ? अब दूसरा, आगे आइए। टोल्स्टॉय हैं आपका, लियो टोल्स्टॉय।
लियो टोल्स्टॉय से क्या करते हैं? लियो टोल्स्टॉय ईसाई जो आपका धर्म के थे, ये ईसाई मत के नैतिक अराजकतावाद को अपनाते हैं। यानी कि जो ईसाई धर्म है, मत के नैतिक अराजकतावाद को अपनाते हैं। कमाल की बात है, नैतिक भी हैं और अराजकता भी है। अराजकता का मतलब क्या होता है? स्टेटलेस सिस्टम, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर एब्सेंट है। लॉ एंड ऑर्डर एब्सेंट है, यानी कि कानून व्यवस्था की अनुपस्थिति, यानी कि स्टेटलेस। अराजकतावाद का तो मतलब यही है। बट फिर कह रहे हैं नैतिक, मोरल, एक दूसरे का सम्मान करो। तो ये कहते हैं कि एक इन्होंने निबंध लिखा, निबंध का नाम क्या था? ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है। क्या नाम था? ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है। और ईश्वर की जो अवधारणा है किससे जुड़ जाती है? नैतिकता से, आस्तिकता से, विश्वास से। जब हमारे अंदर ही ईश्वर विश्वास करता है, वो सर्वव्यापक परमात्मा हमारे अंदर निवास करता है, तो नेचुरल सी बात है कि हम नैतिक हैं, क्योंकि ईश्वर तो नैतिकता के दर्शन कराता है, नैतिकता के बारे में बताता है, नैतिकता की अवधारणा पर ही ईश्वर है। तो नैतिकता जब हमारे अंदर ही है तो क्या है? व्यक्ति जो है आपका, स्टेट की क्या आवश्यकता है फिर? तो ईश्वर हमारे अंदर है जो नैतिकता का रास्ता दिखाता है, और व्यक्ति से समुदाय, और समुदाय से एक ग्राम, ग्राम से धीरे धीरे ग्रामों का समूह, शहर, देश, ऐसे निर्माण होता है। तो सभी के अंदर ये नैतिकता है। तो गांधी जी नैतिक अराजकतावादी, टोल्स्टॉय से। अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका किनसे प्रभावित हैं? डेविड थोरो। थोरो जो है आपका यूएस से, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडिएंट की बातचीत करते। सविनय यानी कि सविनय का मतलब है अहिंसात्मक, और अवज्ञा का मतलब है जो कानून है का पालन न करना। कि हम सविनय, आपका अहिंसात्मक रूप से कानून का पालन नहीं करेंगे, आपकी व्यवस्था को हम नहीं मानेंगे, आपके लॉ एंड ऑर्डर का हम तोड़ेंगे। जैसे गांधी जी ने नमक आंदोलन में नमक तोड़ा। नमक सरकार का एकाधिकार था और कोई नहीं बना सकता था, गांधी जी ने बनाया, तो इसका कानून तोड़ा। बट गांधी जी तोड़ किस लिए रहे हैं कानून को? जन भलाई के लिए। क्या ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी कानून तोड़ें, उसमें जन भलाई की बात जरूर हो, और वो कानून तोड़ें जो शोषणकारी हो, जो अत्याचारी हो। ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई भी कानून आप तोड़ दें। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि गांधी जी भी तो तोड़ते थे, बट गांधी जी तब तोड़ते थे पहले कानून का पालन करते हैं, नैतिक हैं, अहिंसात्मक हैं, सत्य के साथ हैं, और शोषण के विरुद्ध हैं। तो शोषणकारी कानूनों का उल्लंघन करते थे वो। ठीक है? तो सविनय अवज्ञा, थोरो से इन्होंने अवधारणा ली और उसको जो है भारत में अप्लाई किया। लाओ तसे, लाओ जो है आपका चाइना के दार्शनिक हैं, ये मतलब लाओ तसे, वो कहते हैं कि जो मेरे प्रति अच्छे हैं मैं उनके प्रति अच्छा हूं, और जो मेरे प्रति अच्छे नहीं हैं मैं उनके प्रति भी अच्छा हूं। मतलब हृदय परिवर्तन की बात, कि आप उनके प्रति भी अच्छे बने रहिए जो आपके प्रति अच्छे नहीं हैं। वो आपकी अच्छाई को देख के, आपकी सच्चाई को देख के, आपकी नैतिकता को देख के
एक दिन आपके प्रति अच्छे जरूर बनेंगे। ये लाओ की अवधारणा थी और गांधी जी यही भारत में, चाहे सत्याग्रह हो, चाहे सविनय अवज्ञा हो, चाहे भारत छोड़ो हो, सब में इसको अप्लाई करते हैं। इसलिए कहते हैं कि मानव से प्रेम करो। व्यवस्था बुरी हो सकती है, व्यक्ति बुरा नहीं। तो व्यक्ति को वो क्या करते हैं, कहते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन किया जाए, मतलब तो वो नैतिक हो जाएगा। और नैतिक हो गया तो समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाएगा। अगर हम भी नफरत करेंगे तो क्या होगा, वो नफरत, दूसरे के प्रति नफरत को और नफरत को बढ़ाती है, हिंसा को जन्म देती है। और हिंसा का प्रत्युत्तर क्या होता है, हिंसा। हिंसा और शक्तिशाली हिंसा को जन्म देती है। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है, गांधी जी कहते हैं। उसके साथ साथ न्यू टेस्टामेंट और सरमन ऑन द माउंट, न्यू टेस्टामेंट ईसाई धर्म के ग्रंथ हैं, सरमन ऑन द माउंट, न्यू टेस्टामेंट में क्या कहते हैं कि हे भगवान, जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया जा रहा है तो वो कहते हैं कि हे भगवान, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दीजिए। तो यहां से गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध की अवधारणा लेते हैं और राष्ट्रीय कानून में इसको, राष्ट्रीय आंदोलन में इसको लागू करते हैं, अहिंसक प्रतिरोध की अवधारणा। अब बात आती है गांधी जी के दर्शन के ऊपर। यहाँ तो प्रभावित किस किस से थे ये मैंने आपको बताया। मगनलाल जो है आपका जो है जीवनलाल जी गुजरात से थे, कवि थे, उनसे भी प्रभावित हैं। मगनलाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी के पैसिव रेसिस्टेंस का नाम सत्याग्रह दिया था, बाद में बताऊंगा आपको। इसके अलावा गीता, एडविन अर्नोल्ड ने गीता को ट्रांसलेट किया था, तो गांधी जी उससे बहुत प्रभावित हैं, गीता से बहुत प्रभावित हैं, पतंजलि के योग से बहुत प्रभावित हैं, उपनिषदों से बहुत प्रभावित हैं, तो भारतीय दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो अब हम देखते हैं सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा, जिनका गांधी जी पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में प्रयोग करते हैं और बाकी आंदोलनकारियों के साथ मिलकर के देश से अंग्रेजों को भगा देते हैं। सत्य क्या है, वो कहते हैं कि सत्य से अलग कोई ईश्वर ही नहीं है। सत्य को क्या मान लेते हैं, ईश्वर। अब इस ईश्वर की जो प्राप्ति होगी वो अहिंसा से होगी, बट सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है। अब ये ईश्वर क्या है, यानी कि सत्य क्या है, ये तो रहस्य है, इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान पाए। वो उसकी खोज में लगे रहे, उसकी खोज में लगे रहे, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, तो ये सब लोग सत्य की खोज में लगे रहे, वास्तव में सत्य है क्या। तो ये रहस्यमयी है। अब इस रहस्य को जाना कैसे जाएगा, ऋषि मुनि तक नहीं जान पाए, तो साधारण मनुष्य कैसे जानेगा। तो साधारण मनुष्य जो है अहिंसा के मार्ग पर चलकर जानेगा, अहिंसा के मार्ग पर चलकर के ही जानेगा वो कि अहिंसा है, इस मार्ग पर चलिए, आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अहिंसा नैतिक होती है और नैतिकता जो है ईश्वर के दर्शन कराती है। तो सत्य के लिए अहिंसा का मार्ग। अब बात आती है कि भाई ये अहिंसा क्या है। तो अहिंसा क्या है, तो गांधी जी ने कहा कि अहिंसा दो प्रकार की है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब है क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो सिंपल सा है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी कि हिंसा नहीं करोगे
अहिंसा जो है हिंसा की अनुपस्थिति है। तो क्या केवल अहिंसा की अनुपस्थिति है? ये तो नकारात्मक अवधारणा हुई। तो इसका पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक कंसेप्ट क्या है? सकारात्मक अवधारणा है क्या करना चाहिए ताकि हिंसा सदैव समाप्त हो जाए, सदैव के लिए समाप्त हो जाए। तो हिंसा की बात आई तो क्या करना चाहिए अहिंसा में? मानव प्रेम, मनुष्य से प्रेम करना चाहिए। ये सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा है, जिसको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, जैन भी कहते हैं, बाकी दर्शन में भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन में भी कहा जाता है। तो भारतीय दर्शन का आधार है मानव प्रेम, चाहे बौद्ध हो चाहे जैन हो। तो गांधी जी की जो सकारात्मक अवधारणा है वो क्या है? मानव प्रेम। और मानव प्रेम हमें कहाँ ले जाएगा? सर्वव्यापक परमात्मा की ओर। क्यों? क्योंकि कण कण में ईश्वर है। अगर आप उस कण कण को प्रेम कर रहे हो, यानी कि मानव को प्रेम कर रहे हो, तो आप उस ईश्वर से प्रेम कर रहे हो। और उस ईश्वर से प्रेम का मतलब क्या है? कि हमें उस सर्वव्यापक ईश्वर की तरफ हमें ले जाएगा, यानी कि वो हमें उस सत्य की तरफ ले जाएगा। क्लियर? कि हम सत्य की तरफ कैसे पहुंचेंगे। दूसरा है, जैसे आज मार्टिन लूथर किंग अभी कुछ जो आपका अमेरिका में रहे, तो उन्होंने कहा था कि जूनियर मार्टिन लूथर किंग कि परमाणु दौर में दो चीज़ है, या तो हम अहिंसा को अपना लें या पूरी तरह से अपना अस्तित्व समाप्त करवाने के लिए तैयार रहें। क्योंकि परमाणु क्या करता है, जैसे जापान में समाप्त कर देता पूर्णतः, टोटल वॉर। या तो अहिंसा अपनाइए या टोटल वॉर के लिए तैयार रहिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो गांधी जी यहाँ बहुत प्रासंगिक हैं वर्तमान समय। अगर प्रासंगिकता भी आती है तो आप उसको लिख सकते हो। अब गांधी जी जो है आपका जब अफ्रीका में हैं, तो गांधी जी जो है पैसिव यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध अपनाते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जब पैसिव रेसिस्टेंस अपनाते हैं तो गांधी जी को ये नाम सही नहीं लगता। तो उसके बाद चेंज करके मगनलाल जी जो हैं कहते हैं कि सदाग्रह कर लीजिए। पर गांधी जी उसमें चेंज करके क्या कह देते हैं? सत्याग्रह। जी ये नाम फैक्ट है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, अहिंसा के साथ। तो ये पैसिव रेसिस्टेंट क्या होता है? ये अवधारणा बेसिकली पाश्चात्य अवधारणा है। तो बाद में भारत में अरविंदो घोष जी के द्वारा भी दिया गया। तो थोड़ा सा पैसिव रेसिस्टेंट को समझ लेते हैं, और अरविंदो घोष के द्वारा जो अवधारणा दी गई है बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पैसिव रेसिस्टेंस पहला तो ध्यान रखिएगा पाश्चात्य अवधारणा है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि में कहा गया है कि यह किसकी अवधारणा है, किसका अस्त्र है? ये निर्बल लोगों का, असहाय का, कमजोर का। जब कोई दूसरा उपाय ना समझ सूझे तो आप क्या कीजिए? अहिंसात्मक हो जाइए। अहिंसा होती इसमें, ऐसा नहीं, अहिंसा रहती है, अहिंसा है, बट निर्बल लोगों का हथियार है। अहिंसा इसके अंदर है, बट निर्बल लोगों का, कमजोर लोगों का हथियार है। दूसरा क्या है? यह हथियार कब अपनाया जाता है? जब कोई दूसरा उपाय ना चले। मतलब आप इसमें अवसर पड़ने पर हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं पैसिव रेसिस्टेंस में, और गांधी जी साफ स्पष्ट है कि अहिंसा का ही प्रयोग करना है। दूसरा, ये अपने उद्देश्य की पूर्ति का, पैसिव रेसिस्टेंस क्या है? अपने उद्देश्य की पूर्ति का एक राजनैतिक स्तर है। क्या है? राजनैतिक, पॉलिटिकल मोटिव इससे पूरा होता है। जबकि सत्याग्रह, सत्याग्रह में कौन सा मोटिव पूरा होता है? नैतिक उद्देश्य की पूर्ति का साधन है ये, राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति का साधन नहीं। राजनीतिक का मतलब क्या कि आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हो,
आप कोई स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हो, राजनीति में अपने आप को चमकाना चाहते हो, विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य भी पैदा किया जा सकता है, जैसे हिंदू मुस्लिम कौन करता है सबको पता है। अब आपका पैसिव रेसिस्टेंस सिंपल सा है, विरोधी से घृणा करता है। विरोधी से क्या करता है? घृणा, विरोध भी करेगा और विरोधी से नफरत भी करेगा। अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो तो बदले में वो भी नफरत करेगा, और ये चलती ही रहेगी। पीढ़ियां दर पीढ़ियां बर्बाद होते रहेंगे, आप देश बर्बाद होते रहेंगे। भारत पाकिस्तान, भारत चीन का समाधान क्या है? सब अहिंसा अपना लीजिए भाई, सब अहिंसा अपना लीजिए, समाधान हो गया। आपका कोई दुश्मन है, उसका समाधान क्या है? उसको मार तो सकते नहीं, हिंसा हो जाएगी, जेल में जाएंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे। सीधा सा उपाय क्या है? आप जो है अहिंसात्मक तरीके से उसको जीत लीजिए। ये नहीं कि आप कायर बन गए। कायर का आपका हथियार अहिंसा नहीं है, ये मजबूत लोगों का हथियार है गांधी जी के अनुसार। दुर्बल का हथियार नहीं है कि डरते हुए कि आपके सामने एक मजबूत व्यक्ति आता है और आप उससे डर गए, इसलिए आप अहिंसात्मक रुख अख्तियार कर लिए और मौका मिला तो उसके पीछे से वार कर दिए। तो ये तो यहां आ गया पैसिव रेसिस्टेंस। गांधी जी कहते हैं सत्याग्रह में आप दुर्बल लोग नहीं हो सकते, कमजोर नहीं हो सकते। कमजोरों का तो हथियार है ही नहीं अहिंसा, ये तो उसका है जो जिसका हृदय मजबूत है, जो डरता नहीं है, कायर नहीं है। कायरों का हथियार नहीं है अहिंसा। इसलिए तो आप देखेंगे कि धरासना के ऊपर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, नमक कानून तोड़ो के दौरान, आपका गांधी जी सरोजिनी नायडू और बहुत सारे लोग धरना दे रहे हैं, तो पुलिस लाठियां मारती है उनको। और पुलिस जब लाठियां मार रही है तो वो बिना डरे क्या करते हैं? उनके सामने खड़े हो जाते हैं, और पुलिस लाठी बरसा रही होती है, वो खड़े रहते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है? उनके अंदर डर नहीं था। लास्ट में पुलिस ही आपसे कहेगी कि यार कोई दोष ही नहीं, बिना बात क्यों मार रहे हैं, उनका ही हृदय परिवर्तन हो जाए, जैसा भारत की आजादी के दौरान देखने को मिला। तो विरोधी से घृणा, विरोधी से घृणा आपका इसके अंदर है, पैसिव रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो पैसिव रेसिस्टेंस आपका समय पड़ने पर हिंसा का भी प्रयोग करेगा, बट सत्याग्रह में केवल अहिंसा। वो विरोधी से नफरत करेगा, बट सत्याग्रह में केवल प्रेम। सिंपल सा है। तो दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, इसमें पैसिव रेसिस्टेंस और गांधी जी के सत्याग्रह में। अब हम बातचीत करते हैं कि भारत में किसने निष्क्रिय प्रतिरोध को अपनाया, और गांधी जी सक्रिय प्रतिरोध अपनाते हैं, जिसको सत्याग्रह नाम देते हैं। अरविंदो घोष निष्क्रिय प्रतिरोध अपनाते हैं, और गांधी जी सक्रिय प्रतिरोध अपनाते हैं। परिस्थितियों का प्रभाव जरूर पड़ता है व्यक्ति के ऊपर, जिस पर्यावरण में वो रहता है उसका प्रभाव उसके ऊपर पक्का पड़ेगा। जैसे गांधी जी कहाँ रहते थे आरंभिक समय में? गांधी जी कहाँ रहते थे? अरविंद जी कहाँ रहते थे? गांधी जी थे साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने क्या प्रयोग किया था वहां पर? सत्याग्रह, सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अरविंद कहाँ थे आरंभिक समय में? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। और वहां वो क्या देखते थे, उन्होंने क्या अनुभव किया था कि जो आयरलैंड के क्रांतिकारी हैं वो पैसिव रेसिस्टेंस अपनाते हैं। आयरलैंड के क्रांतिकारी क्या अपना रहे थे? निष्क्रिय प्रतिरोध। और यहां गांधी जी खुद सत्याग्रह अपना रहे थे। तो दोनों की परिस्थितियों का प्रभाव दोनों पर पड़ा, और अरविंद भारत में आकर के निष्क्रिय प्रतिरोध देते हैं। अभी जो बताया उससे थोड़ा डिफरेंट है, और यहां पर ये सत्याग्रह की बातचीत करते हैं। तो अब थोड़ा सा देखेंगे
कि गांधी जी का तो मैं आपको बता दिया, अरविंद जी का जो निष्क्रिय प्रतिरोध है वो जरा देख लेते हैं। अरविंदो घोष वो कहते हैं कि जब भारत की आज़ादी की बातचीत आती है तो भारत को जो गुलाम बनाया गया है, भारत को गुलाम बनाया गया है कि अंग्रेजों के द्वारा एक आपका व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी दी गई कि हम जन कल्याण करने आए हैं और हम जन कल्याण आपको सभ्यता देने आए हैं, शिक्षा देने आए हैं। बट सभ्यता शिक्षा कौन सी होगी? आप वाली नहीं होगी, भारतीय नहीं होगी। वो सभ्यता, वो संस्कृति, वो शिक्षा विदेशी होगी, आयातित होगी। मतलब आप आयातित मॉडल से चलोगे। बट अरविंद स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि स्वदेशी मॉडल अपनाना होगा, स्वदेशी मॉडल अपनाना होगा। और दूसरा एक चीज और देखते हैं कि हमें कब आजादी मिलेगी, हमारा विरोध का तरीका क्या होना चाहिए? निष्क्रिय प्रतिरोध। बट ये निष्क्रिय प्रतिरोध उदारवादी तरीकों से भिन्न था। उदारवादी तरीकों से भिन्न, उदारवादी तरीके क्या थे? उदारवादी क्या था? पंपलेट देना, पंपलेट देना, याचना, चिट्ठियां देना, प्रतिवेदन देना। अहिंसात्मक तरीकों का प्रयोग ये भी करते थे उदारवादी भी, बट ये अक्षमा याचना में विश्वास करते थे। कुल मिला के ये कहा जाए, ये कहते हैं अरविंद कि क्षमा याचना के तरीकों से आजादी नहीं मिलेगी। तो फिर क्या तरीका अपनाना होगा? क्या स्वदेशी अपनाइए। तो स्वदेशी मतलब स्वदेशी स्वशासन, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी न्याय प्रणाली, स्वदेशी रक्षा क्षमता। हमारी रक्षा कौन करे? हमारी सेनाएं करें, विदेशी सेनाएं ना करें। ब्रिटिश सेना क्यों करेगी हमारी रक्षा? वो तो ब्रिटेन का फेवर करेगी। स्वदेशी रक्षा क्षमता। दूसरा जो स्वशासन होगा, एक ग्राम स्तर तक, यानी कि विकेंद्रित शासन प्रणाली। एक योजना प्रॉपर बनाई जाए, योजना निकाय बना जाए जो कि प्रत्येक क्षेत्र के प्रांत से लेकर के गांव तक का जो है विकास करे। तो ये इस प्रकार का मॉडल देते हैं। और निष्क्रिय प्रतिरोध में दोनों चीजें हैं, विरोध भी होगा, वो अहिंसात्मक तरीकों से भी हो सकता है और वो हिंसात्मक तरीकों से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि भाई आपका अहिंसात्मक तरीकों से आपका प्रयोग किया जाए, हिंसात्मक भी हो सकता है। और अरविंद के ऊपर आप देखते भी हैं कि आपने अलीपुर बम कांड की बातचीत की, कि अलीपुर बम कांड में इनको दोषी बनाया जाता है और ये गर्मपंथी विचारधारा के हैं। अलीपुर में को क्या बनाया जाता है? दोषी बनाया जाता है अलीपुर बम कांड में। इसका मतलब हिंसा का प्रयोग से परहेज नहीं है, हिंसा का प्रयोग कोई परहेज नहीं है। इसमें आप निष्क्रिय प्रतिरोध में अलीपुर बम कांड में बनाया जा रहा है। तो स्वशासन, शिक्षा, न्याय प्रणाली, स्वदेशी, और सिंपल सी बात आती है इसके साथ बहिष्कार। इसका बहिष्कार किया जाए जो इसके खिलाफ है, स्वशासन के खिलाफ, यानी कि ब्रिटिश विदेशी शासन का, विदेशी शिक्षा का, विदेशी न्याय प्रणाली का, विदेशी रक्षा क्षमता का, और विदेशी जो मॉडल हैं भारत के डेवलपमेंट के, उनका विरोध किया जाए, विदेशी शासकों का विरोध किया जाए। तो बहुत स्पष्ट है गांधी आपका अरविंद का मॉडल जो है आपका, कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और इस दौरान वो साफ स्पष्ट कहते हैं कि भाई सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प दो चीज़ें जरूर हों, तभी ये अवधारणा आएगी। सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं का विकास, और सेल्फ हेल्प, एक दूसरे की जब हम सहायता करेंगे, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं यानी कि कोऑपरेटिव टाइप में, तो आप जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप अरविंद घोष के अनुसार आज़ादी नहीं पा सकते। और ये सब
निष्क्रिय प्रतिरोध की जो अवधारणा है अरविंद ने किस में दी थी? अरविंद जी द्वारा वंदे मातरम अखबार में दी थी 1907 में। 1907 में 7 लेख लिखे थे उन्होंने इस अखबार में, वंदे मातरम अखबार में 7 लेख लिखे थे। एक श्रृंखला थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे भारत की आज़ादी निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से पाई जाती है, पैसिव रेसिस्टेंस के माध्यम। और जब गांधी जी आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, तो गांधी जी सक्रिय प्रतिरोध लेकर के आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी का दर्शन मैंने सत्य अहिंसा बताया है आपको, सत्याग्रह के सिद्धांत में नेक्स्ट में बताऊंगा। और उसके बाद जो है आपका हम गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में पदार्पण कैसे हुआ वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।